हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, 2 दिन आपकी क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। आज से क्लास फिर से आप कंटिन्यू स्टार्ट होगी। थोड़ी सी वॉइस में असुविधा हो सकती है, थोड़ा वॉइस चेंज हुई मेरी, आपको समझ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज ईवीएस की क्लास में 3rd पार्ट है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लास्ट तक देखिए और सीटेट के एग्ज़ाम में हूँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो आपके आगे भी पूछे जाएंगे। आपको समझना है, अगर इस क्लास को देख लिए तो आप ईवीएस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, ईवीएस का पाठ्यक्रम डैश विषयों में विभाजित किया गया है, जो अधिगम के प्रत्येक पहलू को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में विभाजित किया गया है, 4 में, 5 भागों में या 6 विषयों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसको कितने विषयों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। हम उनको देखेंगे कौन कौन से वो भाग हैं जिनमें भी इसको विभाजित किया गया है। तो ये आपके 6 भाग दिए गए हैं कौन से। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ईवीएस का पार्ट नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये 6 भाग पता होना चाहिए, तभी आप उसको राइट आंसर कर सकते हैं। तो बोला गया छात्रों को सीखने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को लागू करने के लिए ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 विषयों में विभाजित किया गया है, जो उनके लिए सीखने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट क्या होता है? परिवार और दोस्त। फ्रेंड यहाँ भी रखना, परिवार और दोस्त में क्या क्या चीज़ें आती हैं? संबंध, रिलेशन, पौधे, जानवर के बारे में सीखते हैं परिवार दोस्त में, और कार्य और खेल के बारे में सीखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके क्या है, फर्स्ट जो विभाजित किया परिवार और दोस्त में, उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ 4 भागों में विभाजित किया है परिवार और दोस्त को, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरा विषय हो गया खाने के विषय में, भोजन के विषय में। आश्रय कहाँ लेगा उसके बारे में बात किया गया है। यात्रा, कहाँ कहाँ वो घूम रहा है, उन चीज़ों को देखना। जैसे आप मेघालय गया तो वहाँ क्या चीज़ें देखी, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जल के बारे में पढ़ते हैं। और 6 हमारा हो जाता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हैंडमेड होती हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं। इन सबको विषयों में बांटकर हम उस ईवीएस के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं ध्यान से। तो अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, और परिवार दोस्त के अंतर्गत क्या आते हैं? संबंध हम पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और बच्चे के कार्य एवं खेल के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर खाना, आश्रय, यात्रा, जल और चीज़ें जो हम बनाते हैं और उपयोग करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं ईवीएस के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, आई होप। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि आर्यन कक्षा 4 का छात्र है, वह पिछली सर्दियों की छुट्टियों में पक्षी अभयारण्य में सुनाई गई पक्षियों की आवाज़ों की नकल करता है, तो उसे माना जाएगा। तुरंत नकल करना, व्यक्त करना, भविष्यवाणी करना, या जिज्ञासा करना। तो क्या हो जाएगा? तुरंत वो नकल कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? उसे तुरंत नकल करना ही बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। अभिव्यक्ति के संकेतक के अंतर्गत एक बच्चा नाटक, अभिनय और नकल के माध्यम से जो कुछ सुनता या पढ़ता है वह उसे व्यक्त करने में सक्षम होता है। वह कल्पनाओं के साथ रचनात्मक रूप से लिख सकते हैं। मिट्टी जैसे सामग्री की एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम की देना ताकि आपको सही से दिखे। एक सेकंड। वह अपनी कल्पनाओं के साथ रचनात्मक रूप से लिख सकते हैं और मिट्टी जैसे सामग्री के साथ छोटी चीज़ें बना सकते हैं। पक्षियों की आवाज़ों की नकल करने के माध्यम से वह अपनी रचनात्मकता का व्यक्त करता है, जबकि
अन्य शर्तों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तुरंत नकल करने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तुरंत नकल करना यानी इसका अर्थ है कि स्वचालित रूप से या बिना तैयारी के संगीत, नाटक या कविता का बनाना। एक मिनट फ्रेंड, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए आपका, व्यक्त करना। यानी वो तुरंत से क्या है, उस चीज़ों को सीखता है, उनको व्यक्त कर, नकल करना आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। तो इसका क्या, नकल करना क्या होता है? बिना कोई तैयारी के, मतलब क्या है, कोई चीज़ को देखा उसका अभिनय करना क्या होता है? नकल करना होता है। इसका अर्थ है कि स्वचालित रूप से भी या बिना तैयारी के संगीत, नाटक या कविता बनाना या प्रदर्शन करना, ये होता है व्यक्त आपका तुरंत नकल करना। भविष्यवाणी आप जानते हैं, इसका अर्थ है कि यह एक अनुमान है जो भविष्य में होगा या कुछ के परिणाम होंगे, इससे रिलेटेड है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। जिज्ञासा क्या होती है? कुछ जानने या सीखने की इच्छा होती है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी। यानी वो क्या करता है, अगर देखता है आपका फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। यानी वो अभ्यारण्य में सुन के अगर पक्षियों को नकल करता है तो उसके अंदर ये क्षमता है किसी चीज़ को व्यक्त करने की, उनके बारे में व्यक्त कर पा रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका फ्रेंड। याद रखिएगा, बाई मिस्टेक से हमने ए कर दिया था, राइट आंसर न हो के क्या हो गया? बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर इसका विकल्प पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिए, शिक्षक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शिक्षक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आई होप। एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है, यानी सामूहिक चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए, सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, या बहुप्रेक्ष का विकास करना, या प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपको क्या देखना है, एक जल संरक्षण पर सामूहिक चर्चा का आयोजन कर रहा है क्लास में, शिक्षक कक्षा 5 में की गई है। तो कक्षा 5 के छात्र देखो काफ़ी चीज़ें चर्चा करने में मतलब ये सक्षम हो जाते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना। एक ऑप्शन तो, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है कि सभी छात्र बोलेंगे, उनको एक अवसर मिलेगा बोलने के, तो अपने अपने जो अपने अनुसार, अपने या पूर्व ज्ञान के अनुसार अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, उस जल संरक्षण के बारे में जो भी जानते होंगे तो वो बोलने का प्रयास करेंगे, व्यक्त करेंगे, अवसर मिलेगा उनको। तो बी, बहुप्रेक्ष का विकास करना, जिससे क्या होता है, बहुप्रेक्ष का विकास करना, बहुप्रेक्ष में बहुत तरीके से विकास करना। जब जल संरक्षण को कई बार को सुनेंगे फिर बोलेंगे अपनी चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो ए और बी और सी ऑप्शन दिया गया है, प्रभावशाली तरीके से कक्षा का प्रबंधन करना। तो प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन देते हैं, उसके अनुसार फिर हम लगाते हैं। तो प्रभावशाली तरीके से तो इसका नहीं होगा, ऑप्शन पहला दिया गया है केवल एक, केवल बी, सी और तथा बी और डी में दिया गया है ए तथा बी। तो राइट आंसर आपको दिख रहा है, सबसे अच्छा प्रबल आंसर हमको दिख रहा है ए और बी। कौन सा दिख रहा है? सॉरी, ये डी वाला ऑप्शन, ए और बी। ए और बी में हमने क्या पढ़ा कि हमारा कक्षा में हम क्या करें, सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना और बहुप्रेक्ष का विकास करना, ये इसका उद्देश्य हमको दिखता है। ये नहीं दिखता है कि प्रभावशाली तरीके से कक्षा का प्रबंधन। जब हम सामूहिक चर्चा करेंगे तो इसमें कौन सा प्रभावशाली तरीके से कक्षा का प्रबंधन हो पाएगा, है ना फ्रेंड्स? तो सबसे अच्छा आंसर क्या है, ए और बी। देख लेते हैं फ्रेंड्स, शिक्षक का उद्देश्य सभी छात्रों को बोलने
और विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करना होता है। इससे से छात्र को अपने ज्ञान को संश्लेषित करने के अवसर प्रदान करने और स्पष्ट रूप से ग्राफिक रूप से संचारित करने में सहायता मिलेगी। ये छात्रों को स्थानिक और अस्थायी प्रवृत्तियों को और पैटर्नों को खोजने का अवसर भी प्रदान करेगा। यानी उसको अपने ज्ञान को संश्लेषित करने का भी मौका मिलता है। जब इस तरह की कोई चर्चा की जाती है, बालक को अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिए जाते हैं। कभी प्रदूषण के ऊपर बोल दिया जाता है कि आप इस प्रदूषण के जल प्रदूषण के बारे में बताइए, जल संरक्षण के बारे में बताइए, आप वनों के बारे में बताइए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। तो बच्चा बहुत सारे जब सब लोग व्यक्त करते हैं, एक बच्चा जब व्यक्त करता है तो कुछ चीज़ें जो उसको नहीं आती वो समझता है, सीखता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, एक तो बोलने का अवसर, छात्र बोलने के अवसर मिलता है, फिर क्या कर विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करने का उसको अवसर मिलता है। यानी कई दृष्टिकोण में कई तरीक़ों से वो सोचता है कि क्या इसके सही पहलू हो सकते हैं, क्या इसको नुकसान पहुंचा रहे। तो ये सब दोनों पक्ष उसको बोलने को मिलता है, दोनों चीज़ें समझने का मिलता है। इसलिए क्या हो जाता है, उसे हम बोलते हैं विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है बालक को। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, थोड़ा सा थ्योरिकल टाइप से इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर ऑप्शन इसके नीचे हैं। प्रश्न हम पढ़ेंगे पहला कि पहली कक्षा की शिक्षक मीरा एक अध्याय परिवार, यानी एक अध्याय का नाम क्या है, परिवार के बारे में पढ़ाती है। वह सभी छात्रों को यह कहकर अध्याय पेश करती है कि चलो आपके परिवार के बारे में बात करते हैं। बच्चों मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनसे बच्चों से क्या कहते हैं, चैप्टर का नाम है फैमिली यानी परिवार, उसके बारे से पूछने वाले वो कहती क्या है बच्चों से, चलो अपने आज क्लास में हम आपके परिवार के बारे में बात करते हैं, यानी आपसे अपने परिवार के बारे में बातें करते हैं। तो ऑप्शन उसने पूछा कि चलो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। तो क्या आप संयुक्त परिवार या छोटे परिवार में रहते हैं, ये उसने क्वेश्चन किया। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है उसका, उसने क्यों ऐसा कुछ, चैप्टर का नाम था परिवार, तो उसने क्यों इस तरह का क्वेश्चन पूछा। अब ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर देखें क्या होगा। ऑप्शन है कि ए पूछताछ करने के उससे या सभी छात्रों के बारे में जांच करना, सी बाहरी दुनिया के साथ कक्षा का अधिगमों को जोड़ना, यानी बाहरी दुनिया के साथ कक्षा अधिगम को जोड़ना, या डी समय बिताने के लिए ताकि छात्रों को आनंद प्राप्त हो। तो राइट आंसर सबसे आपको क्या दिख रहा है, सी बाहरी दुनिया के साथ कक्षा अधिगम को जोड़ना। क्योंकि परिवार की बात हो रही थी चैप्टर में, और परिवार से जब हम अपने बारे से खुद से लड़के को रिलेट करके उससे पढ़ाएंगे तो बाहर वो क्या होता है, उसको ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। संयुक्त परिवार क्या होता है, जैसे कोई इस बच्चे को हम देखेंगे कि परिवार में सदस्य ज़्यादा लोग हैं, जॉइंट फैमिली होगी, कई फैमिलियाँ एक साथ रहती होंगी। कुछ बच्चे बताएंगे कि मेरे परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और मैं रहता हूँ, ये छोटा परिवार आदर्श परिवार है। तो हमें ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट उसको सीखने को मिलेंगे। जब अपने से रिलेट करके अपने कक्षा के विषय को पढ़ेगा तो इससे कि उसकी अधिगम की क्षमता बढ़ती है और बहुत तेज़ी के साथ में सीखता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बाहरी दुनिया के साथ कक्षा अधिगम को जोड़ना। ये इसमें सारी चीज़ें समझाई गई कि इन प्रश्नों की मदद से मीरा अपने असली वास्तविक माहौल के साथ क्लासरूम को अधिगम को सह संबंध करने की, यानी उनको साथ को रिलेट करने की कोशिश करती है, ताकि प्रत्येक छात्र लंबे समय तक परिवार की अवधारणाओं को समझ सके, क्योंकि यह अपने आसपास से सीखते हैं। तो यही सारी चीज़ें जब अपने आसपास की चीज़ें होंगी तो उसे बहुत जल्दी कैप्चर कर देते हैं। तो यही सारी इसकी चीज़ के कारण आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। पूछा गया है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों पर एक अध्याय है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ईवीएस में एक
पाठ्यक्रम दिए, पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय दिया गया है, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या? ए ऑप्शन दिया है कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। बी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। सी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। डी कि यह एक अवैध कार्य है। तो सबसे राइट आंसर आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आपका जो बी नंबर ऑप्शन है उसको एक बार ध्यान से देखिए, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि पूछा गया था कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय दिया गया है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक कर और संवेदनशील बनाना है। किसके लिए? तो राइट आंसर हमको दिख रहा है आपको जो बी नंबर है कि जो सपेरे होते हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। पहली बात तो क्या है, सर्प जो होते हैं उनको भी जीने का हक है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब देखेंगे जो सर्प होते हैं, जो चूहे जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको वो खाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सर्प हमारे क्या होते हैं, कृषि मित्र हो जाते हैं। क्योंकि जो सर्प होते हैं वो पेड़ों की, जो हमारे अनाज की फसलों की जड़ होती है उनको खोद के खा जाते हैं और वो बहुत सारा नुकसान करते हैं, हमारी फसल को काट के बर्बाद करते हैं। तो उनको वो खाते हैं, तो उससे एक तरह से सहायता ही करते हैं किसानों की। फिर और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी अगर सपेरों ने अगर सांप पकड़ना बंद कर दिया तो उनका व्यवसाय ही था सांपों को पकड़ना, उनका खेल दिखाना, ये सारी चीज़ें। तो इससे उनको नुकसान ना पहुंचाएं ताकि उसको पकड़ें और छोड़ दें जंगलों में, उनको स्वतंत्र जीने दें। और जो उनसे पहले क्या उनको कोई अलग व्यवसाय करने के बारे में कोई विकल्प प्रदान करें ताकि वो इस व्यवसाय छोड़ने से पहले कोई अलग व्यवसाय में शिफ्ट हो जाए, ताकि उनको जीवन का जो खर्च है उनकी जो चलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, यही सारा दिया गया है कि क्योंकि अध्याय का उद्देश्य छात्रों के इस तथ्य के बारे में जागरूक एवं संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ अन्य विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। निम्न आय साधनों वाले लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के मजबूरन जानवरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ए भारतीय जंगल अधिनियम 1927। बी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। डी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो राइट आंसर है फ्रेंड बी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से ये दिया गया कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार माना जाएगा। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये बात कही गई थी, जिसकी चर्चा हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो लोग वही सारी चीज़ें कहेंगे 25 साल से रह रहे हैं, कम से कम 25 वर्षों से जहाँ पर रह रहे हैं वनों में, उनके वन भूमि और उस भूमि में उगाई जाने वाली फसल पर अधिकार है उनका। उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाना चाहिए। वनों की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसको अब कई जंगलों की कटाई करते समय जैसे चंदन की खेती वगैरह होती थी, वहाँ पर रहते थे लोग, तो लोग वहाँ से जब निकालने लगी गवर्नमेंट तो वो लोग काफ़ी आक्रोश में हो गए। वही कहते हैं नक्सलवाद बन गए, जो नक्सलवादी एरिया जो कहलाने लगा। तो यही लोग जब अपने प्रोटेस्ट करने लिए एक हथियार वगैरह उठा लिए,
तो ये सारी चीज़ों को क्या उनको अधिकार दे दिया गया 2007 के बाद में कि उनका अधिकार है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, परिवार एवं दोस्त ईवीएस पाठ्यक्रम में 4 उपगम विषयों में विभाजित किए, एक प्रमुख विषय है, निम्नलिखित में कौन सा उप विषयों में से एक नहीं है। तो फ्रेंड हमने पहले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें देखी थी। उसने पूछा उप विषय, हमने देखा था कि 6 जो ईवीएस का पाठ्यक्रम कितने विषयों में बांटा गया है, 6 विषयों में बांटा गया है। जो पहला वाला था परिवार एवं दोस्त, उसको कितने भागों में बांटा गया था, 4 विषयों में बांटा गया था। तो उसी से रिलेटेड इनमें से कौन सा, मैंने कहा था किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये आया है क्वेश्चन, तो आपको देखिए पहले, तो इनमें से कौन सा उप विषयों में से, जो 4 उप विषय उनमें से ये एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया संबंध नहीं है, मकान नहीं है, पशु नहीं है, काम एवं खेल नहीं है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आपका मकान की कोई चर्चा नहीं की गई वहाँ पर। किसकी चर्चा नहीं की गई, मकान की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी मकान। 4 पहलू हमने कौन से देखे थे, तो पहले परिवार और संबंध हमने देखा था, पशु, काम और खेल, और एक कौन सा था फ्रेंड, पशु के बारे में, जानवर के बारे में देखेंगे, संबंध देखेंगे, काम और खेल के बारे में देखेंगे, और एक क्या था फ्रेंड, जल्दी से आप ऑप्शन में टाइप करके बताएंगे कमेंट में, या क्वेश्चन का आंसर आपके लिए फ्रेंड। चौथा पॉइंट आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको दृढ़ता दिखाता है, आप उसका आंसर जरूर टाइप करके भेजेंगे, मैं नहीं बताऊँगा आपको, ताकि आप लोग बताएं तो कम से कम पढ़ रहे हैं ध्यान से कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यदि अधिकांश छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में, ये फ्रेंड इसका मिसप्रिंट वाला आंसर हो गया, ये सुनिए होगा, यदि अधिकांश छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो छात्रों को एक विशेष अवधारणा को समझाने और छात्रों में उस अवधारणा को समझ का आकलन करने से एक तरीके में समस्या पैदा हो सकती है। मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विषयों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें विशिष्ट होते हैं। ये फ्रेंड इससे रिलेटेड मिसप्रिंट टाइप हो गया है, मतलब इस वाले का नहीं है शायद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उसका ऑप्शन करना है कि चौथा उसका जो पॉइंट है वो कौन सा होगा। ठीक है, 3 दिए गए हैं, चौथा कौन सा था, कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए फ्रेंड आपका ये आंसर, याद रखिएगा आपको देना है हर हाल में। किस विधि में मानसिक और शारीरिक दोनों गतिविधि शामिल हैं, ए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, बी स्रोत विधि, सी परियोजना विधि, डी ए और सी दोनों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड सी परियोजना विधि। परियोजना विधि के अंतर्गत ही हम मानसिक अध्ययन करते हैं और शारीरिक दोनों गतिविधियों को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। देखते हैं इसके बारे में। परियोजना विधि में अवधारणाओं की समझ बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की यात्रा, सामुदायिक सेवा, सर्वेक्षण जैसी गतिविधियों को शामिल है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं, क्योंकि छात्रों को विभिन्न स्थितियों को विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट तैयार करनी होती है। यानी छात्रों की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, छात्रों की विभिन्न स्थितियों को विश्लेषण करने के बाद में रिपोर्ट की जाती है, उसकी यात्रा, सामुदायिक सेवा, इस सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, दोनों शामिल होती हैं। तो परियोजना विधि में हम ये सारी चीज़ें उसका देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, परियोजना विधि। आपको ये ऑप्शन टाइप करके उसका आंसर भेजना है फ्रेंड, याद रखिए आपको कमेंट उसका जल्दी से, आप उसका ऑप्शन कौन सा एक नहीं है तो वो तो आपने पढ़ लिया कि घर नहीं है, लेकिन चौथा कौन सा पॉइंट था उसमें ये बताइए ना आपको। जल प्रदूषण विषय को पढ़ाने के लिए ईवीएस के 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्न 4 शिक्षण पद्धतियों में से कौन सी सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त सारी है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सी है फ्रेंड, वो बताना है जो छात्रों को सबसे ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आए। फिर से ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से।
कहा गया है, मैं थोड़ा सा और जूम किए दे रहा हूँ, कि जल प्रदूषण विषय को पढ़ाने के लिए ईवीएस के 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्न 4 शिक्षण पद्धतियों में से 4 शिक्षक हैं जो अलग अलग पद्धति को उपयोग करके पढ़ाते हैं। उन 4 शिक्षण पद्धतियों में से कौन सी सबसे उपयुक्त है, इसके बारे में पूछा गया है। ए, सभी प्रश्नों को बोलकर उत्तर देना, एक शिक्षक उत्तर सभी प्रश्नों को उत्तर बोलकर दे रहे हैं। बी, जल प्रदूषण पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना। सी, छात्रों को उनके क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जलों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कहना। डी, विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित करना। तो आपको फ्रेंड क्या सबसे अच्छा आंसर दिख रहा है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर आपको देखने को मिल रहा है जो बी है आपका, जल प्रदूषण पर एक डॉक्यूमेंट्री अगर दिखा दी जाती है उनको, तो बच्चे जब देखते हैं उस चीज़ को तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री अगर दिखा उसमें सारे जल प्रदूषण में कैसे क्या गंदगी फैल रही, फैक्ट्रियों से देखो, नालियों से जो आपका गंदा पानी निकल रहा है वो नदियों में कैसे मिल रहा है, जो उर्वरक हैं वो सारी चीज़ बह के नदी में बारिश के माध्यम से कैसे हमारे नदी में जा रहे हैं, कैसे अपशिष्ट पदार्थ उसी में नदियों में गिराए जा रहे हैं और उसी पानी को हम पी रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, उसी में भैंसें नहा रही हैं, तालाब हैं, उसी को हम उपयोग में ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चा देखता है तो वो ज़्यादा उसके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें पर्यावरण के हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। अगर हम जल प्रदूषण तो इस माध्यम से इनको वो रोकने के लिए भी प्रयास करते हैं। इससे फैला तो उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ऐसे पानी जा रहा था, इसको रोकना है, किसी तरह से इसकी व्यवस्था करना है कि हमारे घर से पानी बर्बाद नहीं हो, है ना। जैसे घर में पानी बहुत सारा बर्बाद होते हैं, वो नालियों के माध्यम से जा रहा है, बह रहा है, तो एक प्रदूषित जल जाके क्या नदियों में मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए सबसे पहले क्या, डॉक्यूमेंट ही सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री जब हम दिखा देते हैं तो बच्चों को ज़्यादा ज्ञान उस चीज़ के बारे में होता है। वही इधर दिखाया बताया गया है आपका कि जल प्रदूषण पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना विषय को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त पद्धति है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वास्तविकता के कुछ पहलुओं को लिखित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नॉन फिक्शनल मोशन पिक्चर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से निर्देश, शिक्षा या ऐतिहासिक संग्रह बनाए रखने के प्रयोजन से किया जाता है। ये दिए गए विषय की अवधारणाओं को समझने और अधिगम को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो अधिगम को बढ़ाने में तो सहायता करते ही डॉक्यूमेंट्री के माध्यम ज़्यादा अच्छा से अधिगम कर लेता है बालक। तो ये क्या होगा सबसे अच्छा, यही आंसर हो जाएगा कि जल प्रदूषण पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए उसे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन द्वारा क्षेत्र की पहचान करें। फ्रेंड्स, क्षेत्रों से आपको क्वेश्चन आता है, राज्यों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। आपका राज्य आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, वहाँ की कौन सी विशेषता है, वहाँ के लोगों का कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको देखो उससे क्या एक नमूना दिया गया है कि छतों को झाड़ियों और भूसे से बनाया जाता है। छत की विशेषता घर की विशेषता बताई जा रही है। छतों को झाड़ियों और भूसे से बनाया जाता है और छत को कीड़ों से बचाने के लिए बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। छत को बचाने के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा राज्य है, ए लद्दाख, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा आपका डी राजस्थान। जो छतों की और झाड़ियों और भूसे से बनाया जाता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जहाँ पर राजस्थान में आपको कीकर नाम से, बबूल की लकड़ी को किस नाम से जानते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए आपको वहाँ पे कीकर नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, जो छत में होते जो और होते घुन जाती है, बबूल की जो लकड़ी होती है वो कम घुनती है, इसलिए उसका कीकर नाम से प्रयोग किया जाता है इसको। तो इस प्रकार के घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। बबूल को कीकर के नाम से जाना जाता है जो छत को कीड़े से बचाने में मदद करता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ें याद रखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि एक बालक घूमता है, इधर जाता है कि मैंने इधर गया, जैसे वो शिमला गई, शिमला में देखा कि ये पूरा वाइट डिजर्ट जैसा दिख रहा था। तो वाइट डिजर्ट किसे बोलते हैं? बर्फ़ का जो मैदान होते हैं, बर्फ़ ढकी रहती है चारों साइड से, तो कहाँ? लद्दाख में आपको देखने मिलती है। सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक बार देखना पड़ेगा वहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं। ये सारी आपके एनसीईआरटी में आपकी चर्चा की गई है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आपको सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये सारे। एक क्लास में हम एनसीईआरटी के राज्यों के बारे में देखेंगे फ्रेंड, ज़रूर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा मैं, ताकि आप उससे बारे में राज्यों के बारे में देख सकें। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको जब वो वीडियो आए ताकि वो समझने में आसानी हो सके। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू और छत वाली लकड़ी के मकान, अपने ढालू और छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। यानी खंभे नीचे जो मकान होते हैं वो मकान के नीचे खंभा लगा होता है जो 3 से 3.5 मीटर ज़मीन से उसको ऊपर बनाए रखता है मकान को। तो ऐसे जो मकान है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? ए असम में, बी उड़ीसा में, सी राजस्थान में, डी लद्दाख में। तो फ्रेंड जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में राज्यों के बारे में तो आपको ये ऑप्शन मिला, आपको देखने को मिलेगा असम के राज्य की जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर असम में बारिश बहुत होती है, तो बारिश में पानी वहाँ पर भर जाता है। तो पानी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ जो कोल्हान के घर होते हैं डेली बारिश होती है सुबह शाम, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है जो घर होते हैं वो खंभे में बांस के 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के ऊपर जो खंभे होते हैं उसी के ऊपर मकान का ऐसा तैयार किया जाता है कि वो ऊंचाई बनी रहे और नीचे क्या पानी भरा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चर्चा ऐसे मकान कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको असम राज्य में मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। तो ये सारी चीज़ें बताई गई फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सुनीता ने कैक्टस के पौधे पर एक पक्षी का घोंसला पाया। सुनीता ने कैक्टस के पौधे पर एक पक्षी का घोंसला पाया, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उसकी खोज से संबंधित है? तो वह एक टेलर बर्ड का घोंसला है, या एक फाख्ता का घोंसला है, या एक सनबर्ड का घोंसला है, या एक कॉपर स्मिथ का घोंसला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैक्टस यानी नागफनी फ्रेंड्स। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वो किसका घोंसला है? एक फाख्ता का पक्षी का घोंसला है, क्योंकि जो फाख्ता पक्षी है तो वही कैक्टस पर अपना घोंसला बनाता है। अब इसको देख लीजिए, इसे और बर्ड्स के बारे में आप जान जाएंगे। सुनीता को यह निष्कर्ष जो कहता है कि एक संबंध एक फाख्ता का घोंसला है, जब उसने देखा कि कैक्टस ने बनाया है वो किसका घोंसला है? फाख्ता का घोंसला है, उसकी खोज से के संबंध में ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाख्ता एकमात्र पक्षी है जो कैक्टस या मेहंदी के पौधे में, अगर मेहंदी की डिस्कस कीजिए, मेहंदी के पौधे में घोंसला कौन बनाता है? वो भी क्या बनाता है? आपका फाख्ता पक्षी ही बनाता है। फाख्ता पक्षी जो एक कैक्टस या मेहंदी के पौधे में अपना घोंसला बनाता है। टेलर बर्ड पक्षियों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड देखे होंगे तो बहुत बारीकी से बनाती है उसको, जबकि सनबर्ड का घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे लटकता रहता है। आप देखा होगा एक घोंसला वो जो लटकता रहता है वो बहुत अच्छे से बना रहता है। और कॉमन स्मिथ पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं, तो तने को खोद के वहीं पर बनाते हैं। तो ये कॉपर स्मिथ पक्षी होते हैं, तो अब याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फाख्ता का घोंसला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेंटिंग्स में से कौन सी बिहार राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है चित्रकाठी पेंटिंग, फॉर्ट पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग,
पाटा पेंटिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार किसके लिए फेमस है? मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है फ्रेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मधुबनी इतना ज़्यादा ये फेमस है, पूरे भारत राज्य में आज समय फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और इधर के जो ज़िले का नाम था, इधर के एरिया का नाम मधुबनी ही पड़ गया वो पूरा, याद रखिएगा। कल के वीडियो मैंने बहुत सारी पेंटिंग के बारे में चर्चा की है। अगर जिसने कल का वीडियो नहीं दी गया, मैंने हर राज्य की पेंटिंग के बारे में लमसम बात की है। 27 से 28 पेंटिंग के बारे में चर्चा की है। अगर कल के वीडियो में अगर जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके मिलते हैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं, आज भी कुछ पेंटिंग के बारे में चर्चा है, तो आप देख लीजिए। मधुबनी पेंटिंग एक बिहार राज्य से संबंधित है। इस पेंटिंग में प्राकृतिक चीज़ें जैसे पत्तियाँ, फूल, जानवर, पक्षी, मनुष्यों के चित्रित किया जाता है। यानी फूल, पत्तियाँ भी बनाई जाती हैं, जानवर, पक्षियों और मनुष्यों को चित्रित किया गया है। पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ये रंग नील, हल्दी समान फूलों से प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग को अधिक सुंदर बनाने के लिए चावक को पीसकर एक विशेष प्रकार का पेस्ट बनाया है। तो चावक नहीं, यहाँ पर चावल है फ्रेंड। चावल को पीसकर एक विशेष प्रकार का पेस्ट तैयार बनाया जाता है। चित्रकाठी पेंटिंग क्या होती है? ये पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है। फाट पेंटिंग ये राजस्थान से संबंधित है। जो पाटा पेंटिंग है आपकी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आप इनके बारे में भी याद रखिए, जो अलग ऑप्शन दिए गए थे आपके। चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। फाट पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? आपका राजस्थान से संबंधित है। पाटा पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इससे कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। महाराष्ट्र से आपकी एक बर्ली पेंटिंग भी आती है, वो भी कहाँ से? आपकी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखिए फ्रेंड। कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारी पेंटिंग के बारे में चर्चा की गई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन आप पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पे। जूट को बोलते हैं, कपास को बोलते हैं, या ऊन को बोलते हैं, या रेशम को। तो गोल्डन फाइबर के नाम से हम जूट को जानते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट अब किस लिए प्रयोग किया जाता है, कैसे इसको उगाते हैं? जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा कहते हैं भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? गोल्डन को स्वर्ण बोलते हैं, इसलिए स्वर्ण रेशा बोलते हैं इसे। इसकी खेती वर्षा ऋतु के दौरान की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट के पौधे की कटाई पुष्पित चरण में की जाती है। कटे पौधे के तनों को कुछ दिनों तक पानी में डुबो कर दिया जाता है। यानी पानी में डुबो कर, उसको बांध के पानी में डुबो कर रखा जाता है। तने की जड़ों और तंतुओं को हाथ से अलग किया जाता है। और जूट का उपयोग ज़्यादातर जूट बैग तैयार करने में, कुर्सी कवर, कालीन, क्षेत्रीय आसनी जो आसनी होती है ना बैठ के बैठने वाली, जैसे कुछ लोग पूजा करते हैं, उस तरह से आदि बनाने में किया जाता है। तो जूट का उपयोग भी पूछा जाता है कहाँ किया जाता है, इनमें से किस में नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ भी याद रखें कि जूट का उपयोग बैग बनाने में किया जाता है, कुर्सियाँ भी बनती हैं जूट से, कवर बनाने में, कालीन बनाने में, आसनियाँ वगैरह बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इसके राज्य भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड, राज्य को याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्य में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, रेशम का उत्पादन रेशम कीट पालन कहलाता है। इसे कहाँ पाला जाता है? बागवानी कहते हैं। नहीं, रेशम का उत्पादन और रेशम कीट पालन कहलाता है बागवानी कहलाता है, वृक्ष संवर्धन कहलाता है, या बर्मी कल्चर कहलाता है, या सेरी कल्चर कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका डी, सेरी कल्चर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सेरी कल्चर कहते हैं इसे।
बागवानी में तो क्या है, बाग उगाए, जब पेड़ पर फूलों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, है ना। वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ पालन आपका जो होता है उससे हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन और रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं। रेशम के कीट को कहाँ पाला जाता है, ये भी यार फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है। सहतूत के वृक्ष पर पालन किया जाता है, ठीक है। बागवानी क्या होती है, फल फूल और सब्जियों का जो खेती होती है उसे बागवानी हम बोलते हैं। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खियों के शहद के लिए उनका पालन किया जाता है। एपीकल्चर का मधुमक्खी पालन जो होता है शहद के लिए, उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। पुष्पोत्पादन, फूलों की खेती होती है। वृक्ष संवर्धन क्या होता है, पेड़ों और झाड़ियों की खेती होती है। वर्मी कल्चर केंचुओं को पालन कहलाता है। पिसीकल्चर मछली पालन कहलाता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपकी जो डिटेलिंग मैंने लिखी है इससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से आप पढ़ते रहिए। अगर सेशंस पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड लाइक कर दें सभी लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट टाइप हो गया फ्रेंड्स, ये हम पढ़ चुके हैं इसको, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सामूहिक कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन अधिगम में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है। मूल्यांकन पैमाना, दत्त कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न। क्या करना है, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना है बच्चे का। सामूहिक कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में, पर्यावरण अध्ययन का जो उन्हें सीखा पर्यावरण अध्ययन के बारे में, यानी ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन को क्या बोलते हैं, ईवीएस हम बोलते हैं। साइंस नहीं बोलते हैं फ्रेंड, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अध्ययन, यानी विस्तृत हम चर्चा करते हैं इसमें, इसलिए क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन। अधिगम में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्यांकन पैमाना। सबसे इसका मूल्यांकन पैमाना, हम सारी पक्ष को देख लेते हैं। जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसमें सारी चीज़ों को देखते हैं, तो यही दिया गया इसमें। मूल्यांकन का पैमाना बच्चों के लिए सामूहिक कार्यक्रमों को मापने के लिए ERS सबसे अच्छा कक्षा मूल्यांकन उपकरण होता है। ECERS अर्ली रेटिंग स्केल को संदर्भित करता है। इसे फ्रैंक पोर्टर ग्राहम इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया था। इसे कहाँ विकसित, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ECERS इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स। अर्ली रेटिंग क्या है आपका, अर्ली रेटिंग स्केल को संदर्भित करता है। इससे फ्रैंक पोर्टर ग्राहम स्कूल याद रखिए। अरे फ्रेंड्स एक सेकेंड फ्रेंड, आपको पूरा ही चला गया, डिस्टर्ब हो जाता है फ्रेंड। इसे फ्रैंक पोर्टर ग्राहम इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया था ताकि ये जांचा जा सके कि बच्चे के पास सुरक्षित सीखने के अवसर हैं और सकारात्मक संबंध सफल विकास के लिए आवश्यक है या नहीं। ERS का उपयोग कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान करने, स्वमूल्यांकन प्रदान करने के लिए किया जाता है। 4 पर्यावरणीय रेटिंग स्केल है जो प्रारंभिक बचपन के क्षेत्र के विभिन्न खंड के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए आपका मूल्यांकन पैमाना सबसे अच्छा तरीके, इसमें सारी गुणवत्ता चीज़ों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, NCF 2005 के अनुसार विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ए छात्रों हेतु सख्त वातावरण तथा किताबी ज्ञान से भरपूर, किताबी ज्ञान लिखा था फ्रेंड्स, मिसप्रिंट हो गया है। छात्रों हेतु उत्साहपूर्ण वातावरण। सी
छात्रों को सुरक्षित वातावरण तथा व्यवहारिक। डी, उपयुक्त स्वच्छता, छात्रों के अनुपात में उचित शिक्षक व्यवस्था, उचित बुनियादी ढांचा। तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड, कि उपयुक्त स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, क्लास कैसी हो, स्वच्छ हो, साफ हो, छात्रों के अनुपात में उचित शिक्षक व्यवस्था हो, जैसे छात्र हों उनके लिए शिक्षक भी उसी अनुपात में हों ताकि उनको सुचारू रूप से क्लास को चलाया जा सके। उचित बुनियादी ढांचा बनाना चाहिए, एक पाठ्यक्रम भी एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो यही चर्चा की गई। बुनियादी ढांचे की अवधि में छात्रों हेतु भौतिक वातावरण अनुकूल होना चाहिए, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा उपयुक्त स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। तो आज की क्लास में यही दो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आपको उसका आंसर देना है फ्रेंड, जो उप विषय पूछे गए थे। तो कैसी रही क्लास आप लोग ज़रूर बताएं और लाइक करें। जो फ्रेंड नए देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।